CIA, कैस्को, रेलवेज, लेस्को, पेस्को, मैपको, ZTBL, पाकिस्तान स्टील, सबको 400 कुछ बिलियन जो है ये लूज करेंगे। जो बड़ी 10 कंपनियां हैं, प्राइवेटाइजेशन कमीशन में एक बोर्ड बन रहा है, तो हम उनको उस बोर्ड के नीचे देंगे, टर्न अराउंड करके इनको भेज देंगे। अपनी पार्टी की तरफ से 100% कमिट करता हूँ, हम कोई रोड़े नहीं अटकाएंगे, हम फुल सपोर्ट करेंगे प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम। We are focused on privatization, there is no doubt about it. PIA is on our priority, along with the electricity transmission entities, the DISCOs, all the state-owned entities, be it steel mill and related entities, they are into the list. The process is on the fast track. PIA बंद नहीं होने जा रहा, मेरी ये एश्योरेंस आपको। गैर जरूरी जो प्रोपेगेंडा है वो ये किया जा रहा है कि कोई ऐसा निजकारी का अमल है जो इस केयरटेकर गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो हम आज कर रहे हैं, उसका इख्तियार इलेक्टेड गवर्नमेंट हमें दे के गई, हमने कोई इख्तियार अज्यूम नहीं किया। जो लीगल मैंडेट दिया गया था केयरटेकर को, उसमें ये कहा गया था कि वी कुड कंटिन्यू द प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एंड सम ऑफ दोज एलिमेंट्स आर कवर्ड अंडर। हुकूमत के अंदर ये कॉम्पिटेंस नहीं है ये काम कर सके, डिस्कोस बेचे, मसले का हल है आप इसको प्राइवेटाइज करें। PIA जो है वो बदस्तूर लॉस कर रहा है, पिछले साल 100 अरब रुपए का नुकसान किया है, खुदारा निजकारी करें। सिर्फ एक ही अमल है जिससे ये कंपनियां बेहतर हो सकती हैं और वो है निजकारी, प्राइवेटाइजेशन। निजकारी के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक दफ़े फिर मईशत की। नाजरीन, मेरे ख्याल में कम ही कोई हफ्ता होता है किसी भी टॉक शो के लिए जो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पे दिन में तकरीबन 3-4 घंटे चलते हैं जिसमें मईशत का जिक्र नहीं आता। मईशत का जिक्र आता है तो उसमें भी इनएविटेबली हम फिर बात करते हैं IMF प्रोग्राम में, हम या प्रोग्राम में हैं या हम प्रोग्राम के हवाले से मज़ाकरात कर रहे हैं। मज़ाकरात अच्छे चल रहे हैं, बुरे चल रहे हैं, मुबारकबाद हुकूमत ले रही होती है जब वो मज़ाकरात मुकम्मल हो जाते हैं। प्रोग्राम मुकम्मल कम ही हमने किए हैं, मगर मुज़ाकरात के ऊपर बहुत दफ़े हर हुकूमत ने मुबारकबाद दी भी है लोगों को और लोगों से ली भी है। और यही जो IMF के साथ हमारे मज़ाकरात हैं, साथ साथ ये जो मईशत की गुफ्तगू है, इसमें एक और अहम जो एस्पेक्ट इसका होता है जिसके ऊपर हर हुकूमत आके ना सिर्फ बात करती है बल्कि कमिटमेंट्स करती है, वो है प्राइवेटाइजेशन का अमल, यानी कि निजकारी का। कि पाकिस्तान की हुकूमत के जो बहुत से एंटरप्राइजेज़ हैं जिनको अंग्रेज़ी में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ कहते हैं, उनकी जो निजकारी का अमल है वो हमारे हर IMF प्रोग्राम का हिस्सा होता है। और 90 की दहाई से जितनी हुकूमतें पावर में आईं, चाहे वो सिविलियन हुकूमतें थीं या मिलिट्री लेड गवर्नमेंट्स, सबको निजकारी के अमल के ऊपर न सिर्फ उन्होंने बात की बल्कि इस अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मगर ये हमारी बदकिस्मती है कि मुशर्रफ दौर के बाद जितनी भी सिविलियन हुकूमतें आई हैं वो इस अमल को बहुत आगे तेज़ी से क्या कहें बस आगे बढ़ा नहीं पाई। मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर हमने ऑब्वियसली PTCL, KESC, इस तरह की 2-3 जो एंटरप्राइजेस थी इनको प्राइवेटाइज़ किया। आज भी उसके रिज़ल्ट्स ख़ास तौर पे टेलीकम्युनिकेशंस में हम देख रहे हैं वो कामयाब रहे। KESC का जो प्राइवेटाइजेशन का अमल है मेरे ख़्याल में वो एक ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फ़ैसला था। कोई अभी तक क्लैरिटी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि उसके ऊपर कि वो एक कामयाब फ़ैसला था या गलत फ़ैसला था या बेहतर हो सकता था। द ज्यूरी इज़ स्टिल आउट ऑन देयर। अब भी यही सूरत हाल है कि अगर पिछली 3 जो हुकूमतें या 4 गुजरी वो निजकारी के अमल पे कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं कर पाई, तो जो निगरां काबीना भी आई है वो भी इस पे काम करती हुई नज़र आई। और इसी हवाले से जो एक साबिक ब्यूरोक्रेट है और नवाज़ शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद साहब वो प्राइवेटाइजेशन के वज़ीर बने हैं इस काबीना में। उन्होंने भी कहा कि वो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। ख़ास तौर पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऊपर उन्होंने कहा कि वो बहुत फोकस करेंगे और तेज़ी से इस अमल को आगे लेके जाएंगे। मगर इसके बाद कुछ दिनों पहले फवाद हसन फवाद साहब ने भी एक टॉक की जिसमें उन्होंने कहा
कि जितनी तेज़ी से शायद वो इस अमल को आगे बढ़ाना चाह रहे थे वो इसमें इतने कामयाब रहे नहीं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 हफ्तों से उन्हें PIA का एक मोतबर बोर्ड बनाने में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि इतने मुख्तसर मुद्दत के लिए लोग इस बोर्ड का हिस्सा बनना नहीं चाहते। उन्होंने कहा जो कर्ज़े चाहिए PIA के लिए वो भी मुश्किल पैदा हो रही है उनमें, और उसके लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट इट हैज़ नॉट परहैप्स गॉन एज ईज़िली एज ही एक्सपेक्टेड। ये हम उनकी बातों से अज्यूम कर सकते हैं कि वो ये कह रहे थे। ऑब्वियसली PIA की जो लॉसेस हैं जिनका हम जिक्र वक्तन फ़वक्तन पिछले कई सालों से हर हुकूमत भी करती रही है, टॉक शोज़ में भी होती रही है, he has been concerned about that, वो इसका जिक्र करेंगे, बट ये वाहिद चीज़ नहीं है। इसके अलावा there is also the steel mills in कराची, उसका भी इतना ही बड़ा इशू है, इतना ही मुश्किल इशू है। और जो तीसरा बहुत एक अहम इशू है वो है हमारे पावर ट्रांसमिशन का। IMF की शराइत इस हवाले से भी हैं कि अगर आपने अपने पावर सिस्टम को, जो पूरी एक स्ट्रक्चर है, उसको सही नहीं किया तो मुल्क की मईशत ठीक नहीं होगी। और इसके अंदर भी जो एक बहुत बड़ा मसला है वो मसला डिस्कोस का है। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फवाद साहब, निगरान वज़ीर हैं प्राइवेटाइजेशन के। वेलकम टू द शो सर। सर बहुत आरिफा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, वो उर्दू की फ्रेज है ना, वक्त कम है और मुकाबला सख्त। सो आई थिंक बाकी मुझे निगरान हुकूमत का तो पता नहीं है, मगर आपका तो मेरे ख्याल में यही है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा बहुत पेचीदा है, बहुत फैला हुआ है और वक्त आपके पास कम है। वो वक्त के ऊपर भी सवालात उठते रहते हैं, वील कम टू दैट लेटर। बट आई थिंक जो आपकी ये गुज़िश्ता टॉक थी जो आपने कहीं दी, उससे लोगों को ये मैसेज मिला कि शायद जितनी तेजी से आप भी काम करना चाह रहे थे वो हो नहीं पाया। शुक्रिया आरिफा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले मैं ये गलत फहमी दूर कर दूं कि मैंने जो गुफ्तगू की वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में थी, और उसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं था कि जो टारगेट्स हमने अपने लिए PIA के लिए सेट किए थे उसमें हमें कोई सेटबैक मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज बड़ी खुशी से आपको ये कह रहा हूँ कि एज ऑफ दिस मोमेंट वी आर वेल विद इन आवर टारगेट्स एंड वेल विद इन आवर टाइमलाइन। अच्छा, बहुत जिस हद तक हमने जो दिन जिस तारीख जो मुकर्रर की थी, और ये बहुत कम होता है कि सरकारी महकमों में और जहाँ पे आपने इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को लेना हो और उनका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस करना हो, और जो पाकिस्तान की इस वक्त इकनॉमिक सूरत हाल है उसमें बहुत मुश्किल होता है कि बाहर की कंपनियां आएँ, जिनको इस पे भी शक होता है कि जी उनको जो फ़ी है उनकी वो भी टाइम पे हो सकेगी कि नहीं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से इसमें कई कामयाबियाँ हुई। पहली बात तो ये कि हम टाइमलाइंस के अंदर हैं, इस बात को बिल्कुल जहन से निकाल दीजिए कि कोई ऐसी जो मैंने कहा था कि बोर्ड का हमें दिक्कत हो रही है। मैं तो सारी चीज़ों को एड्रेस करता हूँ। जो बोर्ड की कही वो मैं ये बताना चाह रहा था, पर्पज़ मेरा ये था, वो एक टॉक थी जिसमें पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड की बात थी। तो मैं ये बता रहा था कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का मामला अब इतना पेचीदा हो गया हुआ है और उनकी हालत इतनी ख़राब है, और हमारा जो गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है उससे लोगों की डिससेटिस्फेक्शन इतनी है कि जो अच्छे लोग हैं, जो ऐसी साख के लोग हैं और जिनकी ऐसी एबिलिटीज़ हैं कि इस तरह की कंपनीज़ को, जहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट बैंकर होना चाहिए, जहाँ पे आपके पास एविएशन एक्सपर्ट्स होने चाहिए, जहाँ पे आपके पास मार्केटिंग एक्सपर्ट्स होने चाहिए, जहाँ पे आपके पास वो लोग होने चाहिए दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री को, और जो हर लम्हा बदल रही है, कंपेटिटिव होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आपको लीजिंग के एक्सपर्ट से ज़्यादा चाहिए। जहाज़ों की लीजिंग में आप इतने पैसे गंवा सकते हैं कि आप कंपेटिटिव ना रहें। तो उन लोगों को बोर्ड पे लाने में, जो लोग अच्छी शोहरत के मालिक हैं, वो कहते हैं कि हम क्यों अपने आप को एक्सपोज करें कि आज से 10 साल बाद कोई हमें लेटर आ जाएगा कि आएँ ज़रा नैब के हेडक्वार्टर पेश हो जाए, बताएं आपने जो फला शख्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया था लीजिंग का वो ठीक दिया था या गलत दिया था। तो ये वो हमारी दिक्कतें हैं। 10 साल नहीं लगेंगे, उससे शायद पहले जल्दी ही आ जाए। जी 10 साल के तो ना होता तो शायद लोग आपको मिल जाते। जी, लेकिन मैं आप यकीन माने कि हमने इसीलिए ये चीज़ों को जहन में रखते हुए हमने जितना भी प्रोसेस किया है, मैं बड़ी खुशी से ही कह रहा हूँ कि वो इतना ट्रांसपेरेंट है कि ये सारा प्रोसेस ही इलेक्ट्रॉनिक है। अभी तक कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है इस सारी बिडिंग में जो अब तक कैरी आउट हो रही है जो ऑफ द टेबल, जिसकी रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है।
और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने किसी से मैनुअली मांगी है। हमने लोगों को कहा इलेक्ट्रॉनिक सबमिशंस करें, सब लोगों की मौजूदगी में खुद अपने पासवर्ड्स एंटर करें और खोलें और लोगों को बताएं कि आपने क्या बिड ऑफर की है। मतलब जो जिस तरह के आपके चैलेंजेस होते हैं उसी तरह। तो मेरी ये कहने का मकसद सिर्फ यह है कि PIA की हद तक सिर्फ मैंने इन चैलेंजेस की बात की थी। जो हमारी टाइमलाइंस हैं अभी तक हम उनके बिल्कुल मुताबिक चल रहे हैं। ठीक है। इस वक्त PIA के जो ड्यू डिलिजेंस है, हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर उस पर काम कर रहा है और ड्यू डिलिजेंस कई तरह की होती है। इसी तरह जो एसेट्स की वैल्यूएशन है उसके ऊपर भी काम हो रहा है। जो उनके कर्जों का मामला है जिसका मैंने जिक्र किया था, वो कोई छोटा मसला नहीं है, वो खासा बड़ा मसला है, क्योंकि उससे बैंकिंग सेक्टर का भी मुस्तकबिल जो है वो जुड़ा हुआ है। अब उन कर्जों के लिए भी एक टेक्निकल कमेटी आज से 6 हफ्ते पहले हम बना चुके हैं, जिनमें 6 जो बड़े बैंक हैं, जो बड़े लैंडर्स हैं पाकिस्तान में, उनके नुमाइंदे भी शामिल हैं और वो गुफ्तगू भी हमारी काफ़ी आगे जा चुकी है। हमें उम्मीद है कि अगले 15 से 20 रोज़ के दरमियान हम उसमें किसी हतमी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। तो सर, इफ़ आई आस्क यू वेरी सिंपली कि आपकी डेडलाइन जो ये है PIA की प्राइवेटाइजेशन की, वी आर टॉकिंग अबाउट मार्च नेक्स्ट ईयर? ये देखिए, देखिए मेरे पास तो डेडलाइन, मैं तो अपने आप को बड़ा सिंपली उस आखिरी दिन तक जिस दिन नई गवर्नमेंट अपने हलफ उठा लेगी, मेरी उससे एक दिन शाम को पहले डेडलाइन खत्म हो जाएगी। वो आप और वो काम प्रोसेस नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी हद तक वो काम वहीं पे रुक जाएगा जी। उसके बाद उस काम को फिर मुकम्मल अगले लोगों ने आके करना है। हमारी कोशिश ये है कि उस टाइमलाइन के अंदर जो जो चीजें हम कंप्लीट कर सकते हैं कर दें, और कम से कम जो प्रोसेसेस जिन ऑर्गेनाइजेशंस के कंप्लीट नहीं हो सकते उनके लिए जो बहुत मुश्किल काम हैं वो उस सतह तक पहुंचा जाएं जहां पे उनके पास सिर्फ एक आखिरी फैसला लेना बाकी हो कि ये हमारे सामने ऑफर्स पड़ी हैं, हमने ये एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है। ठीक है। तो ये वो फिर कर सकते हैं, लेकिन जहां पे हमारे पास वक्त ऐसा होगा कि जिसमें हम वो भी फैसला कर सके तो हम वो फैसला करने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। अच्छा सर, ये बिकॉज PIA के ऊपर ऑब्वियसली बहुत से लोग कि एयरलाइन की हालत इतनी ख़राब है, इसमें है कि आप प्राइवेटाइज करने को, ये भी तनकीद होती है। तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट है एक तरफ, शायद कोई प्लेन्स वगैरह हों जो इस हालत में हों कि आप उनको कर सकें। आई मीन आई एम आस्किंग, इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन। एंड कुछ रूट्स हैं जो बहुत अच्छी, जिनकी टाइमिंग है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Is there anything else that I'm missing out on? I mean, so are you going to separate all of this? इसको अलग-अलग आप इसको जारी करेंगे? जी, हमें ये जो रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस है, ये स्टेप 1 है उसका, और उस रीस्ट्रक्चरिंग की हमें SECP से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, वफाकी काबीना से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, नई कंपनीज भी कार्व आउट करनी पड़ेंगी। हो सकता है एक नई कंपनी कार्व आउट की जाए होल्डको की सूरत में, हो सकता है एक से ज़्यादा करें हम। तो वो ये सारे प्रोसेसेस कंकरेंटली चल रहे हैं। और अगेन मैं बात, चूँकि थोड़ी सी आपने के ख्याल में शायद उसमें कोई देर नहीं है, वो उन्हीं टाइमलाइंस में चल रहे हैं जो हमने पहले दिन एनविजेज किए थे। तो हमारी तो फर्स्ट जो हमारी है एफर्ट वो ये है कि जो हमारा कोर एविएशन एसेट है, एयरलाइन जो है, उसके हम एसेट्स को अलहदा करके और उसको हम प्राइवेटाइज कर दें। अब उनमें क्या क्या आता है? उनमें जहाज़ आते हैं। जहाज़ वैसे कहने को तो 36 जहाज़ हैं, लेकिन जो फ्लाइंग एयरप्लेन्स हैं जो किसी भी वक्त फ्लाइंग की हालत में होते हैं, उनकी तादाद 19 है। उन 19 में से 9 जहाज़ जो हैं वो लीज पे हैं और सिर्फ 10 जहाज़ वो हैं जो PIA की मलकियत है। अब ये 19 जहाज़ हर वक्त उड़ान की हालत में नहीं होते, कभी ये उड़ान की हालत में होते हैं, कभी इनकी रेगुलर मेंटेनेंस, कभी कुछ इरेगुलर मेंटेनेंस भी हो रही होती है। तो ऑन एवरेज अगर आप समझें तो तकरीबन 14-15 जहाज़, बाज़-औक़ात 12 भी वो उनके, और कभी फ्यूल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो आपने देखा होगा कि और हमने उसको कुछ स्ट्रीमलाइन किया है, PIA की मैनेजमेंट ने भी उसमें एफर्ट की है, उसको स्ट्रीमलाइन किया, लेकिन बहुत चैलेंजेस हैं। सिर्फ PSO के 20 अरब रुपया इस वक्त आउटस्टैंडिंग है। तो ये मतलब उन चैलेंजेस के साथ भी बहरहाल हम इस एयरलाइन को अभी तक फ़ज़ा में रखे हुए हैं। ये मेरे ख्याल है एविएशन डिवीज़न भी, PIA भी और प्राइवेटाइजेशन कमीशन को, और हम सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी इसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए, क्योंकि इतने मुश्किल मुआशी हालात में उनके लिए इन वसाइल का बंदोबस्त करना, क्योंकि देखिए वसाइल तो उन्हीं के पास है, ना प्राइवेटाइजेशन कमीशन के पास कोई ऐसे वसाइल हैं, ना एविएशन के पास कोई अपने वसाइल हैं। वसाइल वहीं से आने हैं। हमारी सब इस मुल्क की एक ही बास्केट है। मैं कहीं नुकसान करूंगा तो उस बास्केट का साइज छोटा होगा,
PIA कहीं नुकसान करेगी, छोटा होगा, कोई और इदारा कहीं पे नुकसान करेगा, तो उस बास्केट की कदर में, कीमत में मज़ीद कमी हो जाएगी। और बदकिस्मती की बात यह है कि हम सभी उस बास्केट को खाली करने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो अब हमारी कोशिश ये है, जी सर, सिर्फ खाली नहीं कर रहे। तो अब हमारी कोशिश ये है कि वो रास्ते बंद करें जिनसे उस टोकरी में मज़ीद छेद, जिनका आपने अच्छा लफ्ज़ है, तो छेद जिसमें मज़ीद किए जा सकें, तो कोई किसी तरह से वो रास्ते बंद करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वील बी राइट बैक और हसन फवाद साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं हसन फवाद साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं जो निजकारी का प्रोसेस है और उसमें जो मसाइल हैं। जी सर, ब्रेक पे जाना था उस वक्त जो रियल एस्टेट है, ऑब्वियसली PIA के रियल एस्टेट के बारे में सभी ऐसे जिक्र करते हैं जैसे दैट्स दी ओनली गुड थिंग अराउंड, यू नो, कि अगर प्राइवेटाइजेशन करनी है तो ये चीज़ें ही अहम है। देखिए जी, वो एसेट्स हैं और उन पे हम काम भी करें, जिसमें से रूजवेल्ट होटल के ऊपर सबसे ज़्यादा हम एडवांस पोजीशन में हैं। और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि हमने जिस फाइनेंशियल एडवाइज़र का तकर्रुर की कल इंशाल्लाह हमारा बोर्ड मंजूरी देगा, सुबह उसका मीटिंग शेड्यूल्ड है। और अगेन एक कंपेटिटिव प्रोसेस के ज़रिए वो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स आ रहे हैं। उनका शुमार दुनिया के रियल एस्टेट से मुतल्लिका टॉप, अगर आप 10 भी लोगों को चुनें तो उनमें से एक है वो। और इस प्रोसेस में, माफ करिएगा सर आपकी बात कर रही हूँ, बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि अलग अलग इन सब प्रॉपर्टीज को बेच दिया जाए। जी, फिलहाल तो हमारे इस वक्त फर्स्ट फेज में जो हमारी फेज है उसमें तो हम सिर्फ 2 चीज़ों पे काम करें। कोर एविएशन एसेट्स को अलहदा से बेच दिया जाए और रूजवेल्ट होटल का एक जॉइंट वेंचर डेवलपमेंट का हमने रेफरेंस जो है वो मार्केट में डाला था और उस पे हमें बड़ी अच्छी रिस्पांस आई है। जॉइंट वेंचर इन द सेंस दैट आप चाहते हैं कि कोई पार्टनर आपको मिले जो उसको रिफर्बिश करे, आपको रेंट मिलता रहे? देखिए, उसका जो FAR था वो 1 से 15 का था। तो 1 से 15 के FAR पे जब 1970s में लास्ट ईयर बना तो उस वक्त इसकी 5,96,000 स्क्वायर फुट का टोटल ये एरिया है होटल का। अब पॉसिबिलिटी है कि वहां पे इसको 1 to 30 FAR पे बनाया जा सके। तो दैट विल मीन कि वर्टिकली ये 1.3 मिलियन की एक बहुत ही लैंडमार्क बिल्डिंग बन सकती है। इसकी लोकेशन इस वक्त न्यूयॉर्क में हर शख्स को यही ब्लॉक नजर, और ये कंप्लीट ब्लॉक है जी। तो 1.3 मिलियन स्क्वायर फीट की ये प्रॉपर्टी डेवलप हो सकती है। जो इसके ऊपर पहले काम होता रहा, जब बेचने की बात होती रही तो जो लास्ट रिकॉर्डेड इसकी ऑफर आई वो 426 मिलियन की इसकी वैल्यूएशन हुई। तो लाजमी बात है कि ऑफर भी कहीं इसके आसपास ही आनी थी। अब जिस चीज़ पे हम काम करें और जो हमारे पास प्रपोजल है, अब उसको हम अपनी काबीना तक लेके जाएंगे और बोर्ड की अप्रूवल के बाद, काबीना की अप्रूवल के बाद उसके ऊपर फर्दर काम शुरू करेंगे। उसमें इंशाल्लाह इसमें कुछ फीसद नहीं बल्कि कई गुना ज़्यादा हुकूमत पाकिस्तान को जो है मुनाफा हो। जी। और 2 ऑप्शंस होंगी हुकूमत के पास। एक ये होगी कि उसको 1 टाइम सेल के प्रोसेस में डाल दे, मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और कई गुना $426 मिलियन से ज़्यादा वसूल कर ले, या ये हो कि उसमें अपने शेयर्स को मेंटेन करे और उसकी लीजिंग से एक मुस्तकिल फॉरेन एक्सचेंज में आमदनी, और वो भी बड़ी सब्सटेंशियल आमदनी होगी सालाना, जो वो अपने शेयर के मुताबिक। हम इस पीस ऑफ लैंड को सिर्फ एज आर इक्विटी ऑफर करें, हम इसके अलावा और कुछ कमिट नहीं करें। इसके ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट के लिए पैसे होंगे वो जो हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं वो उस कंस्ट्रक्शन पार्टनर का इंतज़ाम करेंगे। इसके अलावा जो सिटी गवर्नमेंट से परमिशंस हैं इसकी नई FAR की, इसकी डेवलपमेंट की, इसके नक्शों की, वो सब भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। सो हम एक अच्छे मॉडल पे काम करें, इंशाल्लाह जल्दी अच्छी खबर सुनाएंगे। सही। अच्छा सर, ऑब्वियसली PIA पे तो आप लोग कर रहे हैं, बट एक और इशू जो भी हम पिछली हुकूमत के डिस्कशन थी वो डिस्कोज। लॉसेस भी बहुत ज़्यादा है, मैनेज भी नहीं हो रहा। पहले बार बार हमने सुना कि 2 ही ऑप्शंस हैं, या प्राइवेटाइज कर देंगे या सूबों के हवाले कर देंगे। आज एक अखबार में इस तरह की भी इत्तला आई कि शायद ये फैसला किया जा रहा है कि वहाँ को मिलिट्री ऑफिसर्स जो है उसको ओवरसी कर लें जिससे रिकवरी बेहतर हो जाए। तो वेयर इज़ द डिस्कशन ऑन दैट? मतलब कि क्या अब वो जो प्लान है उनको प्राइवेटाइज करने का वो मौखर कर दिया गया है कि नई हुकूमत आएगी तो देखेगी? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, एज ऑफ टुडे डिस्कोज आर ऑन द लिस्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन।
تو ایک تو یہ بنیادی غلط فہمی نکال دیں کہ جی کوئی ایسا فیصلہ کر لیا گیا ہے جس میں یہ، اس کے بارے میں ایک کنفیوژن تھا، وہ یہ تھا کہ جی پچھلی حکومت کے دوران ایک سٹیج پہ یہ کہا گیا کہ جی ان کو صوبوں کے حوالے کر دیا جی، تو اس پہ حکومت نے while it was still on the list of privatization اس کو وہاں سے ہٹایا نہیں گیا، تو انہوں نے کہا پاور منسٹری کو کہ جی آپ صوبوں سے بات کریں، تو صرف ایک صوبے نے، سندھ کے صوبے نے آمادگی ظاہر کی کہ ہم یہ لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے جو شرائط رکھی وہ پھر حکومت پاکستان خصوصاً فائننس منسٹری کے لیے ناقابل قبول تھی۔ دو بنیادی شرط انہوں نے سامنے رکھی، ایک تو انہوں نے کہا کہ آج تک اس کے جتنے نقصانات ہو چکے ہیں وہ حکومت اپنے کھاتے میں، وفاقی حکومت اپنے کھاتے میں ڈالے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگلے کچھ سالوں کے لیے بھی آپ ہمیں یہ انڈرٹیکنگ دیں کہ ان کے نقصانات وفاقی حکومت برداشت کرتی رہے گی، لیکن یہ ہمارے کنٹرول میں جائیں گے۔ تو ہم پھر جو ہی آئے تو چونکہ یہ کانٹرڈکٹری پوزیشنز تھیں تو ہم وفاقی کابینہ میں واپس لے کے گئے اور اس کو ہم نے کہا کہ جی اس کے اوپر آپ ہمیں فیصلہ دیں۔ تو اب فیصلہ یہی ہے کہ جی یا ان کو پرائیویٹائز کیا جائے۔ اب وہ پرائیویٹائز کے بارے میں بھی ہم نے کابینہ کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا، جو بدقسمتی سے شاید اس سے پہلے اتنے صاف الفاظ میں نہیں کیا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ پچھلے منسٹرز نے یا ان کے سیکرٹریز نے نہیں کیا تھا، لیکن شاید اتنے صاف الفاظ میں نہیں۔ تو ہم نے ذرا زیادہ بے تکلفی سے انہیں بتایا کہ جی آج یہ ڈسکوز اس حالت میں نہیں ہیں کہ یہ پرائیویٹائز ہو سکے۔ کیوں نہیں ہے اس حالت میں؟ دیکھیے پرائیویٹائز تو وہ ہوگی جس کی ملکیت نامہ ہوگا۔ آپ گھر بیچنے جائیں گے تو وہی بیچیں گے نا جس کی ملکیت آپ کے نام پہ ہوگی، جس کا طے ہوگا کہ اس کا رقبہ اتنا ہے، اس کی مشرق میں یہ ہے، اس کے مغرب میں یہ ہے، اس کا گیٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کی باؤنڈری وال وہاں تک جاتی ہے۔ یہ ایسٹ وہ ہے جب 2000 میں وابڈا کو ان بنڈل کر کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز بنانی ہیں، تو یہ آج تک اس کے ملکیت کے حقوق وابڈا کے پاس ہی ہیں۔ وابڈا سے یہ وفاقی حکومت کے پاس آنے تھے، وفاقی حکومت سے یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے پاس جانے تھے۔ یہ تو پہلا مسئلہ۔ سر یہ مشرف صاحب کے زمانے میں جی یہ 2000 سن 2000 میں ہوا اور اس وقت بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا۔ وہ بہت ایک لمبی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاور سیکٹر کے جو ووز کی کہانی ہے اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر وہ ہے مشرف صاحب کا ان بنڈلنگ کا جو نہیں، اس میں وہ فیصلے میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ خرابی ہوئی کہ اس کی آدھی امپلیمنٹیشن کر دی گئی، جتنا ایک اس وقت کی بیوروکریسی نے مناسب سمجھا، جتنا ایک اس وقت کی جو وابڈا کی بیوروکریسی نے ان کو مجبور کیا گیا اتنا انہوں نے کر دیا۔ جو ہی وہ بوجھ تھوڑا سا ہٹا، وہ پریشر تھوڑا سا کم ہوا، انہوں نے وہیں پہ بریک لگا۔ تو اس کا نقصان تو جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن جو اس سے فائدہ ہونا تھا اگر وہ ہول پروسیس، اور اگر وہ ہول پروسیس تھرو کر کے، جس کا مقصد یہ تھا کہ الٹیمیٹلی آپ ایک ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ اوپن انرجی مارکیٹ بنا دیں جس طرح پورے ملکوں میں ہے دنیا میں، تو اس تک ہم نے نہیں جانے دیا اور وہ بہت غلطی کی۔ اگر اس وقت ہو جاتا تو بہت اچھا ہو جاتا۔ خیر ابھی اس کی یہ حالت ہے کہ کئی گرڈ سٹیشن ڈسکوز کے ایسے ہیں جن کی ملکیت زمین کی جو 1960 میں ایکوائر ہوئی یا 50 میں ایکوائر ہوئی ابھی تک اس کے اصل مالکان کے نام ہے۔ تو جب تک کسی کمپنی کا ایسٹ لائبلٹی رجسٹر نہیں مکمل عارفہ، اس کی پرائیویٹائزیشن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ابھی تو کم از کم کچھ مہینوں سے لے کے سال تک کا وقفہ چاہیے ہر ایک اس کمپنی کو اس کی ایسٹ لائبلٹی رجسٹر مکمل کر کے وہاں تک لانے پہ جہاں پہ یہ پرائیویٹائز ہو سکے۔ دوسری آپشن جو وفاقی کابینہ میں ڈسکس ہوئی وہ یہ تھی کہ جس کے نقصانات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں اور بیوروکریسی کے اندر کوئی ایسا صورت نظر نہیں آتی کہ جو موجودہ نظام ہے اس میں ان نقصانات کا رستہ روکا جا سکے، اور جو بھی ایفرٹ ہوتی بھی ہے تھوڑی بہت وہ ہمارے وقت میں ہوئی یا اس وقت میں ہو رہی ہے، وہ ایک بددلی والی ایفرٹ ہوتی ہے صرف کچھ کاغذ پورے کرنے کے لیے، اور اس سے کوئی زیادہ چیزیں حصول نہیں ہوتی۔ تو یہ ہوا جی کہ اس کا پرائیویٹ سیکٹر کو اس کا مینجمنٹ کنٹرول دے دیا جائے۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ مینجمنٹ کنٹرول آپ کچھ شیئرز کو ڈائیورسٹ کر کے دیں گے یا بغیر ڈائیورسٹمنٹ کے دیں گے۔ دونوں چیزوں کے لیے بڑے اچھے آرگیومنٹس موجود ہیں۔ اگر آج آپ 5% بھی ڈائیورسٹ کرتے ہیں تو آپ ایک بہت لو ویلیو پہ کریں گے، کیونکہ یہ کمپنیاں اس وقت نقصان میں جا رہی ہیں اور بہت ان کی قیمت کم ملے گی آپ کو۔ لیکن اگر آپ کسی کو شیئر کچھ بھی نہیں دیں گے، خالی اس کے ہاتھ میں اختیار دے دیں گے، تو پھر if his skin is not in the game تو پھر اس کی کوئی چیز تو ایٹ سٹیک نہیں ہے۔ آپ 3 سال بعد ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ بری حالت میں آپ کو اس سے واپس لینا پڑے۔ تو یہ اب وہ صورتحال ہے جہاں پہ منسٹری آف پاور نے یہ بنیادی فیصلہ کرنا ہے کہ جی ہم اس کو
صرف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چلانا چاہتے ہیں یا ہم اس کی کچھ ڈائیوسٹمنٹ. میرا ذاتی ویو بڑا کلیئر ہے اور میری عادت ہے میں ہمیشہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کڑوا گھونٹ 5 سے 10% شیئرز کی اس ویلیو پہ بھی ڈائیوسٹمنٹ کا کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ایک ٹائم لائن طے کرنی چاہیے انویسٹرز کے ساتھ جو بھی اس کے آئیں مینیجرز کہ آپ ان کے نقصانات کو اس طرح سے کم کریں گے, ان کی جو ایکسپینشن آف سروسز ہے, ان کی جو ڈسٹریبیوشن کیپیسٹی ہے اس کو اس طرح سے بڑھائیں گے اور اتنے سالوں میں ہم آپ کو اتنے مزید شیئرز اور باقی جتنے شیئرز ہیں وہ ہمیں کسی ڈائریکٹلی کسی مینجمنٹ پارٹنر کو آفر نہیں کرنے چاہیے, وہ ہمیں اسٹاک ایکسچینج پہ آفر کرنے چاہیے تاکہ اس کی آپٹیمل ویلیو مل سکے. تو اب یہ فیصلہ جو ہی وفاقی کابینہ کر لے گی تو اس پہ پھر اگلا کام شروع. ویری کوئکلی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. یہ فیصلہ کیا اتنا وقت ہے کیا آپ کی وفاقی کابینہ ہی کر لے گی یا یو تھنک اٹ مائٹ؟ مجھے یقین ہے کہ یہ فیصلہ بھی کر لے گی اور اس کے مطابق پھر اس پہ عمل بھی شروع ہو جائے گا, مجھے یقین ہے. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں فواد حسن فواد صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو نجکاری کے چیلنجز ہیں ان کو پاکستان میں. جی سر, تو آپ نے تو کہا ابھی فیصلے ہی نہیں ہوئے, تو سر جو آج میڈیا میں سٹوری آ گئی کہ کچھ آپ شاید ملٹری آفیسرز کے حوالے کر رہے ہیں ڈسکوز, تو سر اسے سب کو یو نو پی ایم ایل این کی جو 97 کی حکومت تھی اور اس کے آخری دن تھے کچھ وہ یاد آئے, کچھ مشرف صاحب کے شروع کے سال وہ سب نے وہ پرانے پیرللز نکالنے شروع کر دیے. عارفہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں میڈیا کی شان میں کوئی گستاخی تو کرنے سے رہا, لیکن ہماری اخباروں میں جو جی چاہے چھاپ دیا جائے. دیکھیے میرے نالج میں تو کوئی ایسی چیز نہیں. ہاں یہ ممکن ہے کہ وزارت بجلی نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ کہیں ایک دو جگہ پہ صورتحال ایسی ہے جہاں پہ وہ کسی ایک آدھ ایڈمنسٹریٹو پوزیشن پہ کچھ افسران کا تقرر کر رہے ہیں. یہ بھی میں کنفرم نہیں کر رہا, میں یہ صرف اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں. یہ بات میں بالکل قطعی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کوئی طے نہیں ہوا کہ جی کسی علاقے کی کسی ڈسکو کو کسی کے حوالے کسی ایک ادارے کے کر دیا جائے, لیکن کسی کی صورتحال ایسی وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی وہاں پہ چیلنجز ایسے ضرور ہو سکتے ہیں کہ یہ سمجھا جائے کہ جی وہاں کی جو مینجمنٹ کی ایک یا دو پوزیشنز ہیں ان کو کوئی اور بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے اور شاید اس میں جو اس وقت پاور منسٹری کو جو چیلنجز ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک بنیادی سوال ہے حکومت کے سامنے وہ یہی ہے کہ جی اس کی پرائیویٹائزیشن میں جتنا وقت رہتا ہے اس وقت تک ہم نے اسی کو پرائیویٹائزیشن کے عمل کے لیے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہے یا فی الحال اس کو 3 یا 5 سال کے لیے مینجمنٹ کنٹرول میں دینا ہے, اور اگر دینا ہے تو کتنی کمپنیز کو دینا ہے. بالکل سر. اب کیونکہ وقت ذرا کم ہے تو ایک دو مور براڈ رینجنگ کوسچنز. سر آپ کے خیال میں بیکاز آبویسلی آپ کا بہت ایک وسیع تجربہ ہے, آپ نے تو دوسرے پرسپیکٹیو سے سارا یہ گورننس کا ماڈل دیکھا ہے. سر کیا وجہ ہے کہ ہم 90s میں ہم نے اگر پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کچھ فیصلے کیے اور اس کے بعد مشرف صاحب کی حکومت میں ہوئے, 2008 کے بعد سے ہماری جو سویلین گورنمنٹس ہیں وہ بالکل, میں اگر یہ کہوں تو مجھے معاف کریے گا, بالکل ناکام رہی ہیں ان دا پرائیویٹائزیشن پروسیس. اینڈ دس ہیز میرا نہیں خیال کہ اس کا تعلق ان کی آئیڈیالوجی یا مینیفیسٹو یا کوئی اس طرح کا تھا, کچھ ان کیپیسٹی کے بہت ایشوز ہیں. کیا وجہ آپ کی خیال میں کہ یہ اتنا سلو رہا ہے؟ جی میرے خیال میں یہ بالکل درست کہا آپ نے کہ یہ اس کا تعلق کوئی آئیڈیالوجی یا پولیٹیکل فلسفی سے نہیں ہے. میں نے آج تک کسی جب بھی دیکھیں ایک وہ ہوتی ہے جو میڈیا کو آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, لیکن میں تقریباً سب لوگوں کے ساتھ ہی براہ راست یا ادروائز کام کر چکا ہوں. میں نے آج تک کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو ایسا نہیں دیکھا جس نے یہ کہا ہو کہ ہم کسی صورت میں پرائیویٹائزیشن کی بات نہیں کرنا چاہتے, اور سب کے ہوتے ہوئے ہی یہ ساری ادارے پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ گئے ہیں. ایشوز آ گئے ہیں دو. ایک تو پہلا ایشو ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بڑا انسٹیبل رہا ہے اس تمام وقت میں, اور سٹیبلٹی پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس طرح کے بڑے فیصلے کرنے. ٹوکنے لگی ہوں, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90s کا بھی سسٹم جو تھا وہ زیادہ سٹیبل تھا کمپیئر ٹو واٹ وی ہیو سین پوسٹ 2008. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90 سے لے کے 93 اور 94 سے لے کے 96 تک کی جو حکومتیں, ہاں تبدیلی ضرور آئی اس میں, درمیان میں شفٹ کیا گیا,
لیکن جو سپیس تھی ان کے پاس اور جو سٹیبلٹی جنرل ڈے ٹو ڈے ورکنگ میں تھی وہ زیادہ تھی. ٹھیک ہے. جو ہمارا سلسلہ 2008 سے لے کے 18 تک کا ہے اس میں دو میجر ایشو ہوئے. ایک تو لیک آف سٹیبلٹی اور دوسرا لیک آف کیپیسٹی. اور یہ لیک آف کیپیسٹی اتنا ہی بڑا ایشو ہے جتنا لیک آف سٹیبلٹی ہے. اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمیں اب اس سارے سسٹم کو، اس سارے بیوروکریٹک سسٹم کو، اس سارے سسٹم کو خالی پرائیویٹائزیشن کی نہیں، ایک ری تھنک کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو 21ویں صدی کے چیلنجز ہیں ان کے ساتھ کیسے چلانا ہے. میں یہ پروگراموں میں اتنا وقت نہیں ہوتا، میں اگر آپ کو بتانا شروع کروں کہ میرا جو پرائیویٹائزیشن کا لا جو 1999-2000 میں لکھا گیا اس میں آج کیا کیا قباحتیں ہیں تو صرف اتنا سن لیجئے کہ اس کے حساب سے 462 دن چاہیے ایک کسی بھی چیز کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے. اور سب سنا ہے کہ اب انویسٹرز کہتے ہیں کہ ہم گلف جائیں نا تو مہینے 3 مہینے میں ہمارا کام ہو جاتا ہے. اور اب آ جائے دوسری طرف آ جائیے آپ کیپیسٹی کی طرف. کیپیسٹی کا یہ حال ہے کہ روزویلٹ ہوٹل کی پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ آج سے 3 سال پہلے ہوا. 2020 میں اس کو بند کر دیا گیا. اس کے کچھ ملازمین کو سیورنس پیکج تک دے دیا گیا. اس کی باقی لائبلٹیز کو نمٹانے کے لیے $142 ملین کا لون بھی حکومت نے ارینج کر کے دیا. آج 3 سال بعد آنے کے بعد یہ ہم نے پچھلے 8 ہفتے کے دوران اس کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ اب وہ فائنینشیل ایڈوائزر کا تقرر ہو رہا ہے اور ایکچولی اس پہ کام 3 سال روزویلٹ ہوٹل کی پرائیویٹائزیشن پہ کوئی کام نہیں ہوا. 3 سال اس کو بند رکھنے کے بعد ہم نے اس کو نیو یارک گورنمنٹ کی سٹی گورنمنٹ کو لیز پہ دیا جہاں پہ وہ جو ان کے مائیگریٹیز آ رہے ہیں ان کو وہ رکھ رہے ہیں اور اب ہمیں $6 ملین کی ماہانہ اس سے آمدنی ہو رہی ہے. تو چلیں کم از کم اخراجات پورے ہو رہے ہیں. تو اب ہم اس کے ساتھ ایک شیڈیول کر کے ایسے چلا رہے ہیں کہ جی ہماری پرمیشنز جب تک مکمل ہوں وہ لیز کا ٹائم پیریڈ پورا ہو اور ہم اس کی ڈیولپمنٹ کر سکیں. تو ایک کیپیسٹی، ایک سٹیبلٹی اور ایک اوور آل ڈائریکشن کے. اور یہ ڈائریکشن جو ہے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے. سیاسی جماعتیں کے اندر، اور میں نے یہ دیکھا ہے، پری پرائیویٹائزیشن، پرو پرائیویٹائزیشن بھی لوگ ہوتے ہیں اور اینٹائی پرائیویٹائزیشن بھی لوگ ہوتے ہیں. اور اگر آپ کسی دن ان کو سامنے بٹھا کے پوچھیں تو شاید دونوں میں سے کسی کے پاس اپنے لیے کوئی دلائل نہیں ہوں گے. بس ومزیکل جس چیز پہ فیصلہ دل آ گیا. تو دیکھیں ابھی یہ لوگ منشور لکھ رہے ہیں، سب لوگ آج کل ہم سن رہے ہیں کہ جی سیاسی جماعتیں منشور لکھ رہی ہیں. لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان مینیفیسٹوز میں کیا ہے ان کے لیے لوگوں کے لیے کیا ہے. انہوں نے یہ ووٹ اس بنیاد پہ دینے چاہیے کہ کیا ان کے مینیفیسٹو میں خاص پولیٹیکل پارٹی کے یا دوسری پارٹی کے یا تیسری پارٹی کے یا کسی بھی اور جماعت کے ان کے لیے کچھ ہے. کیا اس میں نظر آتا ہے کہ اس سے چیزیں جو ہیں ملک کی معیشت ٹھیک ہو سکے گی، ملک کی جو ہماری معاشرت ہے وہ ٹھیک ہو سکے گی؟ کوئی ایسا پلان ہے یا صرف یہی ہے کہ جی ہم کسی وظیفے کی تعداد میں اضافہ کر دیں گے اور مطلب اس ملک کو اسی طرح سے ہم چلاتے رہیں گے؟ تو شاید یہ پھر اس طرح سے زیادہ دیر اب چلنے کے قابل نہیں. سر کیپیسٹی کا اتنا مسئلہ کیوں ہے؟ ویری کوئکلی بیکاز ایک سوال اور بھی ہے، وقت یہاں بھی کم ہے اور مقابلہ سا. کیپیسٹی کا ایشو اس لیے ہے جی کہ حکومت نے بیوروکریسی کی ریفارم پہ توجہ نہیں دی اور دنیا کے جو چیلنجز ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. جو مینجمنٹ ہے اس وقت کی جو مینجمنٹ ہے وہ بہت کمپلیکس ہو گئی ہے. سیم سیٹ آف پرنسپلز اور انڈکشن میتھڈز کے ساتھ اور اسی طرح کے ہیومن ریسورس کے ساتھ جس طرح کے ہیومن ریسورس ہم 1980 میں لیتے تھے وہ نہیں چل سکتے. دیکھیں آج صرف ایک وزارت کی مثال دیتا ہوں. وزارت بجلی جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 ہزار ارب تک کا کاروبار سال کے دوران کرتی ہے. اب پاکستان کا وہ شاید سب سے بڑا کاروباری ادارہ ہے. اب وہ کوئی جرنلسٹ نہیں چلا سکتا. ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ اس کے لیے ہمیں ایک ڈیفرنٹ سیٹ آف ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے. اسی طرح اس کے نیچے جو ادارے ہیں، جو سی پی پی ہے جو پاور پرچیز کرتا ہے، تو ڈیفرنٹ آئی پی پی سے کرتا ہے، گورنمنٹ کے جنریشن پلانٹ سے کرتا ہے، پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، پھر اس میں لاسز کا حساب کرتا ہے. یہ سارا ٹیکنیکل کام. تو کچھ لوگ تو وہاں پہ انڈکٹ ہوئے ہیں، لیکن ہماری جو منسٹریز ہیں جنہوں نے پالیسی دینی ہے، جنہوں نے امپلیمنٹیشن کو لیڈ کرنا ہے، جنہوں نے وہ لیڈرشپ دینی ہے جس میں یہ کام ہونا ہے، اس کی ایک بہت
वसी रिफॉर्म की ज़रूरत है, और जब तक वो नहीं होगी हमारे ये चैलेंजेस कैपेसिटी के बढ़ते रहेंगे। एंड दैट ब्रिंग्स अस बैक टू गवर्नेंस एंड द पॉलिटिकल पार्टीज। सर, अब आखिरी इशू और वो ये है कि ऑब्वियसली हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसकी इंस्टेबिलिटी का आपने जिक्र किया, एक सर उस इंस्टेबिलिटी का मसला ये भी है कि एक हुकूमत आती है तो वो पिछली हुकूमत के हर फैसले को रिवर्स करना शुरू कर देती है, और ये हम देख रहे हैं मेरे ख्याल में, यू नो, इट्स बीन ऑनगोइंग सिंस द मुशर्रफ पीरियड इफ नॉट अर्लियर। सर, आपको क्या ये डर है कि निगरां हुकूमत के दौरान इतना काम जो हो रहा है, ख़ास तौर पे क्योंकि ऑब्वियसली ये इलेक्शंस भी या जो ये निगरां हुकूमत का जो प्रोसेस है ये भी कंट्रोवर्शियल रहा है, कि इसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले दिनों में? मेरा ये ख्याल है कि कभी ये हुआ कभी नहीं। 2008 से 13 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उसके बाद 13 से 18 में मुस्लिम लीग की हुकूमत आई। ना तो किसी फॉर्मर ब्यूरोक्रेट को जो पीपल्स पार्टी के साथ काम कर रहा था पीनलाइज किया गया, और ना ही कोई पॉलिसी की मेजर शिफ्ट की गई। ऑफ कोर्स दो मुख्तलिफ तरीकों से हुकूमत चलाना एक अलग बात है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उनके किए हुए किसी फैसले को नई हुकूमत ने डिसओन किया। 2018 में जो हुकूमत आई उसने 2013 और 18 के दरमियान किए हुए तमाम फैसलों को भी डिसओन किया। जो पार्टनरशिप्स भी बनी थी उस दौरान में, लोकल भी और इंटरनेशनल भी, उनको भी डिसओन किया। खासतौर पे सीपेक के प्रोसेस को वर्चुअली एक स्टैंड स्टिल सूरत हाल में 2018 से 22, और वो इसका बहुत, आज की जो आपकी मुआशी हालत है उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। वो जो मैसिव शिफ्ट आई एकदम 8 से 18 तक माइनर चेंजेस के साथ, बहरहाल निज़ाम एक स्टेबल इकोनॉमिक जो हैंडलिंग थी वो एक स्टेबल तरीके से हो रही थी, उसको फिर बहुत धचका पहुंचा। ये एक बहरहाल तारीखी हकीकत है जो आपको, मुझे बिल्कुल कोई खौफ नहीं है कि अब जो हुकूमत आएगी चाहे वो किसी की भी आए, उसके पास ये स्पेस भी होगी कि वो इन फैसलों को अनडू कर सके। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम कोई ऐसा फैसला नहीं कर रहे निगरान हुकूमत जो इस मुल्क की बका के लिए ज़रूरी नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूं कि हमारे पास PIA को ले लीजिए, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हम PIA को बंद कर दें या PIA को प्राइवेटाइज कर दें। चलाने की इस्तात इस मुल्क की मईशत में नहीं है। ये भी इस्तात नहीं है कि इतना कर्ज और उठा लिया जाए कि इसके नुकसानात पूरे किए जाए। ये भी इस्तात नहीं है कि इतने पैसे PIA को दे दिए जाएं कि वो मज़ीद कुछ जहाज़ खरीद के, क्योंकि उसके नतीजे में भी कोई ऐसा प्लान नहीं नज़र आता जिससे उन जहाज़ों के अखराजात पूरे किए जा सकें और जो इसके बाकी लॉसेस हैं उनको कम किया जा सकता है। इसी तरह आप किसी भी चीज़ को, मैंने अभी आपको रूजवेल्ट होटल की मिसाल दी, 3 साल बंद रखने के बाद हमने उसको दोबारा निजकारी का अमल शुरू किया। तो ये इस तरह के, और ये 207 सिर्फ वफाकी हुकूमत की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, और उनमें से 87 एंटरप्राइजेस वो हैं जो कमर्शियल नौइयत के काम करती हैं, और उनमें से सिर्फ 10-12 एंटरप्राइजेस ऐसी हैं जो मुनाफे में हैं, बाकी सारी की सारी नुकसान में, सारी की सारी नुकसान। आप ये बताएं कौन ये इतना खसारा बर्दाश्त कर सकता है? कौन? आपने 3 साल के दौरान 18 से 21 के दौरान 2543 अरब रुपया स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के कफन में डाला। इक्विटी की मद में सिर्फ 35 अरब, बाकी कर्जों की मद में, सब्सिडीज की मद में और ग्रांट्स की मद में। आपको पता है कितने? उस वक्त के रेट के मुताबिक ये तकरीबन 12 अरब डॉलर थे, और शायद हमने 12 अरब डॉलर 2018 से लेकर 23 तक IMF और वर्ल्ड बैंक से मिला के भी वसूल नहीं किए। तो ये नौयत और ये मैमंथ प्रोपोर्शंस हैं इस खसारे के, जिसको बहरहाल तो कोई हुकूमत आ जाए उसके पास मेरा नहीं ख्याल कि इस तरफ से कोई ऑप्शन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक हो, जो हम ब्रेक से वापस आएंगे हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आज जलसा हुआ क्वेटा में। स्टे विद अस। का मुकाबला करना है तो हिम्मत सदर जरदारी जैसा होना चाहिए। वो फेल हो चुके, वो आज मुस्लिम लीग नहीं पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। ये सियासत के शोबाज है, नया दौर के लिए नया सियासत, इनकलाबी सियासत, जहां हम वोट का इज्जत भी करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका आज इवेंट हुआ क्वेटा में यौम तासीस के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस मौके पर बहुत दिलचस्पी थी लोगों की। वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यौम तासीस था, बर इसलिए क्योंकि पिछले दिनों में आसिफ अली जरदारी साहब का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने ऐसा लोगों को लगा कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि वो अभी भी नौजवान हैं, उनको मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फिर ये इत्तला आई कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दुबई चले गए, आसिफ अली जरदारी साहब भी दुबई चले गए। मगर ऑब्वियसली आज वो दोनों इकट्ठे थे क्वेटा में, दोनों ने इकट्ठे तकरीर की और ये भी कुछ लोगों को लगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर में जो पहले की कुछ शिकायत या शिकवे थे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, इसका उन्होंने आज जिक्र कम किया। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नैयर हुसैन बुखारी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो सर। जी बुखारी साहब, पहले तो सर ये बताएं कि क्वेटा का क्यों इंतखाब आपने किया इतने अहम दिन के लिए? शुक्रिया। गुजारिश है कि हमारी ये ट्रेडिशन रही है काफ़ी अरसे से कि हम यौम तासीस जो है जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं पाकिस्तान के, उनमें मुख्तलिफ फेडरेटिंग यूनिट्स में हम करते हैं। हमने आज़ाद कश्मीर में भी किया, हमने KPK में भी किया हुआ, हमने पिंडी में किया और यौम तासीस कराची में भी होता रहा। तो बलूचिस्तान में हमने इज़्ज़ा रखा चेयरमैन साहब ने यौम तासीस। एक तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन थी, इलेक्शंस करीब थे और उसके लिए पार्टी क़यादत ये चाहती थी कि हम उसका आगाज कोयटा से करें, बलूचिस्तान से करें। बिल्कुल ठीक। बुखारी साहब, ऑब्वियसली बहुत सबकी तवज्जो थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे और आसिफ अली जरदारी साहब पे, बिकॉज जैसे मैंने अभी जिक्र किया आसिफ अली जरदारी साहब का जो इंटरव्यू था कुछ दिन पहले का, उसमें जो उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से गुफ्तगू की, तो आज जो लगा कि एक तो ऑब्वियसली दोनों फैमिली में तो कोई टेंशन नज़र नहीं आई, बट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो शिकायत थी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से या मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से, उसका इतना जिक्र उनकी तकरीर में नज़र नहीं आया हमें। मेरा ख्याल है ये मीडिया अपनी रेटिंग के हवाले से इस किस्म की गुफ्तगू की तवक्को करता है और जो माजी में भी जो इंटरव्यू 23 को हुआ नशर, उसमें भी कोशिश की गई कंट्रोवर्सीज बनाने की या बढ़ाने की। और ये हमने माजी में भी देखा जब बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा चेयरपर्सन थी तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को चेयरपर्सन थी, तो मीडिया उसको भी कोशिश करता था, लेकिन ऐसा कोई था नहीं। आज आपने देखा जो चेयरमैन बिलावल की तकरीर थी और उन्होंने फिर नारा भी लगवाया अगली बारी फिर। तो ये क्या मैसेज था? सीधा मैसेज था कि मैं तो कोई इख्तलाफ नहीं है, वो वालिद और बेटे का एक एहतराम रिश्ता, एक का रिश्ता मौजूद है और वालिद तो हमेशा चाहते हैं कि उसकी औलाद तरक्की करे, फले फूले, कामयाबियाँ हासिल करे। और आपने कहा तनकीद, तो आज हमारा यौम तासीस था, उसके हवाले से चेयरमैन बिलावल ने अपनी जमात का प्रोग्राम दिया, मुस्तकबिल का प्रोग्राम दिया कि हम यूथ के लिए क्या करना चाहते हैं, हम मेहनत कशों के लिए क्या करना चाहते हैं, हम मेडिकल फैसिलिटीज क्या देना चाहते हैं। तो ये एक पैगाम था मुस्तकबिल के आने वाले इंतखाबात के लिए और आपकी पार्टी का, आप इसको ब्रॉड मैनिफेस्टो समझते। और ऑब्वियसली जो साहब ने भी गुफ्तगू की वो भी बड़ी वाज़ेह है कि हम अभी इलेक्शन फेज में हैं और यौम तासीस ये है कि हमारे 56 साल पूरे हुए और 56 साल में जो हमने अचीव किया वो भी चेयरमैन ने बताया, हमारे अहदेदारों ने बताया और फिर मुस्तकिल में हमारे प्लान क्या है वो हमने वाज़ेह किया। सर, गुज़िश्ता दिन ये भी खबर आई कि बजिंजो साहब जो साबिक वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, वो उन्होंने अब फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मुलाकात तो उनकी बहुत अरसा पहले हुई थी मगर फिर लग रहा था कि जैसे उन्होंने अपना कोई फाइनल फैसला नहीं किया। अभी जब वो फैसला होगा तो ऑब्वियसली पब्लिक हो जाएगा, आप इंतजार करें इंशाल्लाह।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत बेहतर खबरें भी लोग बहुत सारे लोग शमूलियत का ऐलान भी करेंगे। नहीं सर, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी भी बजिंजो साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला नहीं किया? जी, ये गुफ्तगू शरीफ तो पॉलिटिकल लीडरशिप से जारी रहती है ना जी। तो ऑब्वियसली सिर्फ बजिंजो साहब नहीं, हमने तो इस सिलसिले में कमेटी बना दी हैं जी। तो वो कमेटीज जो है वो उस पर काम कर रही है। पिछले दिनों एक कमेटी बनी हुई है, बलूचिस्तान की हमारी कमेटी अलहदा है, उसके लिए एक अलहदा बनी है। तो सेंट्रल पंजाब के लिए अलहदा है, उसके कन्वीनर्स हैं। तो हम इस प्रोसेस में हैं, ये तो पॉलिटिकल प्रोसेस है जो कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए ही, वी विल नाउ बी बैक ऑन मंडे।